गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आपको पीछे वाले कंटेंट्स अपने चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 16 से हम चल रहे हैं। 16 हो सकता है, कईयों की जो हैंड बुक्स हैं उसमें 17 पेज भी हो सकता है। तो कल हमने प्रिंसली स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन, इकट्ठा होना रजवाड़ों को, प्रिंसली स्टेट्स को कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने अपने देश में एक किया था, और जब हमने इंडिपेंडेंस ली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन प्रॉब्लम्स में हमने पढ़ रहे थे हम कि छोटे छोटा जो है पार्ट्स में इंडिया बटा हुआ था 563 में। एंड ये सब कुछ किसकी कंट्रीब्यूशन हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मेहनत की वजह से हमारा देश एक हो गया था। और मैंने आपको ये बात कल बताई भी थी कि 4 ऐसे थे स्टेट्स, एक त्रावणकोर, हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और कश्मीर। त्रावणकोर ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर 4 के जो है वो उनका कंपैरेटिवली हमारे देश के अंदर इंटीग्रेशन मर्जिंग जो था दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो जूनागढ़ भी फिर बाद में मान गया था, लेकिन हैदराबाद एंड मणिपुर जो था दे हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। रिगार्डिंग कश्मीर वी विल study later on, but today in this chapter I am going to discuss you what were the problems faced by Indian government from Hyderabad and मणिपुर। तो स्टूडेंट्स, हैदराबाद की कहानी शुरू कर रही हूँ मैं। हैदराबाद जो था हमने कल शायद कर भी लिया था इसको कि इसके शासन के बीच में इकट्ठा हुए, और मणिपुर की भी बात मैंने पढ़ाई थी आपको। दोनों चीज़ों के बारे में रिपीट करा रही हूँ मैं। तो आज हम जो है हैदराबाद का निज़ाम मैंने बताया, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा शुरू हो रहा है टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से, कि जो राज्य थे उनका दोबारा इनको सेट करना था। जैसे मैंने कल आपको बताया हैदराबाद के बारे में, इसमें थोड़ा सा आंध्रा भी था, कर्नाटक भी था, महाराष्ट्र का हिस्सा भी था। तो ऐसे पहले स्टेट्स बनी हुई थी, कब? आज़ादी से पहले। तो अब इनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना जो था दैट वाज अ डिफ़िकल्ट जॉब भी था और वास्ट जॉब भी था। किसको? प्रिंसली स्टेट्स को। नेशन बिल्डिंग जो है पार्टीशन और इंटीग्रेशन से ही नहीं बना, चैलेंज एक और खड़ा हो गया, इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स को सेट करना, जस्ट अ मैटर ऑफ। और ये कोई एक छोटी सी बात नहीं थी कि सिर्फ प्रशासन संबंधी मामलों के लिए थी, ये एक और भी थी कि भाषा और उनकी जो कल्चर है उसके हिसाब से भी उनको एक करना था। भी एक तरीके की भाषा बोलने वाले और एक तरीके की कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों को एक साइड करने से यूनिटी ऑफ द नेशन हो रही थी। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, और कॉलोनियल रूल के समय स्टेट बाउंड्रीज जो थी वो ली गई थी पीछे और एक साथ की गई थी, इकट्ठी भी की गई थी। और नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिकॉग्नाइज द डिमांड ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। जब नेशनल मूवमेंट हुआ था इंडिया में तो नेशनल कांग्रेस ने ये बात कही थी कि स्टेट राज्यों का पुनर्गठन उनकी भाषा कल्चर के आधार पर हो जाए। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, इस आइडिया को पोस्टपोन कर दिया गया। क्योंकि अब आप पूछेंगे कि आइडिया को पोस्टपोन क्यों कर दिया गया? बिकॉज द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश। अभी यह जो है इतना मतलब बंटवारा हुआ था, लोगों के दिमाग में वही पिक्चर घूम रही थी एंड फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स हैड नॉट बिन डिसाइडेड। और उनका जो भाग्य था अभी पूरी तरह से, किसका भाग्य? प्रिंसली स्टेट्स को अलग करना अभी मुश्किल काम लग रहा था। लेकिन बहुत एक लंबे मूवमेंट के बाद दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश बना, भाषा के, लैंग्वेज के, कल्चर के आधार पर। डिसीजन ऑफ नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स को। और जो नेशनल लीडर काम कर भी रहे थे तो लोकल लीडर्स जो थे वो उनके खिलाफ थे। प्रोटेस्ट हुए वहाँ पर। ये आंध्र प्रदेश की कहानी सुना रही हूँ मैं। प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ओल्ड मद्रास में, जिसकी वजह से प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और लास्ट में as a movement gathered momentum as a result of the central government's relocation, Poti Siramalu, a Congress leader, and veteran Gandhi went on indefinite fast
और जो पोटी श्रीरामुलु थे 56 दिन के फास्ट पर गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिससे कि देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, खास करके आंध्र प्रदेश में। अब वहाँ पे कोई नेता जो है वो अनशन पर बैठ जाए, भूख हड़ताल पर, और उसकी मृत्यु हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पीपल इन लार्ज नंबर टुक द स्ट्रीट्स, गलियों में निकल आए, कई जो है उन्होंने पुलिस की गोलियों से घायल भी हुए। सेवरल लेजिस्लेचर सीट्स प्रोटेस्ट की उन्होंने। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड, और लास्ट में 1952 में प्राइम मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश को एक अलग स्टेट अनाउंस कर दिया। Formation of Andhra spurred the struggle for making other states on linguistic lines in other parts of the country, उनका भी शुरू हो गया, जिससे कि फिर क्या हुआ, 56 तक करते करते क्या हुआ गया, 52 में आंध्र प्रदेश बना, 53 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना तो हो गई, लेकिन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन अभी पूरी तरह से फंक्शनिंग में नहीं आया। और 1956 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार 1956 में स्टूडेंट्स हमारे देश में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज रही थी। ये देखिए, मैप भी बनाना है आपको अपनी कॉपी में, और उसके बाद से यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1956 में हमारे देश में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज रह गई थी। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को कैसी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो आसानी से मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, शुरू के सालों में काफ़ी कुछ कंसर्न रहा, कई एक बार समस्याएं रही किसी चीज़ों की। ये देखिए यहाँ पे है, जैसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स इन अर्ली ईयर्स जो था वाज दैट डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेट्स वुड इंडेंजर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि जो ये राज्य अपनी अपनी अलग स्टेट्स की मांग कर रहे हैं, इससे तो देश की एकता को खतरा हो जाएगा। इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स में फोस्टर सेपरेटिज्म, और ये महसूस किया गया कि जो ये भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन रही हैं, बाउंड्रीज बन रही हैं, देश की एकता खराब हो सकती है। But the leadership under popular pressure finally made a choice in favor of linguistic states. It was hoped that if we accept the regional linguistic claims of all regions, the threat of division and separatism would be reduced. तो इन्होंने बड़े बड़े नेताओं ने डिसाइड किया कि ऐसे करते हैं कि इसको जो है, किसको, भाषा के आधार पर जो लोग अलग होना चाह रहे हैं उनको अलग कर दिया जाए, देश से अलग नहीं होगा, देश से अलग नहीं होंगे, और जिसका परिणाम क्या होगा कि हमारे देश की एकता बनी रहेगी। अगर हर इलाके को रीजनल और लैंग्वेज पे मान लेंगे तो इससे क्या होगा कि सेपरेटिज्म कम हो जाएगा। अच्छा, by now it is more than 50 years since the formation of linguistic states. We can say that linguistic states and the movements for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some basic ways. लोगों की प्रकृति को, नेताओं की प्रकृति को भी काफ़ी कुछ बदल दिया है। Path to politics and power was now open to people other than the small English speaking elite. अंग्रेजी भाषा के जो लोग थे वो एक ही लिए नहीं थे, बाकियों के लिए भी खुल चुका था। भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर जब स्टेट्स एक बनी तो उनको एक साथ ही प्लेटफॉर्म मिल गया। अब भारत के अंदर आपको पता ही है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ही नहीं होते हैं, भारत के अंदर भाषा के आधार पर भी लोग एक हो रहे हैं। लोकतांत्रिक होने का उनका एक एक्सटेंडेड रूप है, उनकी डिफरेंसेस को पहचानना, स्वीकार करना, और साथ में ये मान कर चलना कि उनके जो डिफरेंसेस हैं उनके अंदर भी विरोध हो सकते हैं। भारत के अंदर जो भी डेमोक्रेसी है उसकी जीवन स्टाइल को, उसके लाइफ स्टाइल को हम जो है आगे पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट आपको ये सारा चैप्टर डिस्कस हो गया होगा। फिर से मैं आपके आज के जो हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को बता रही हूँ। क्रिएशन ऑफ द स्टेट्स हैव इम्प्यूट्स टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेस। कमीशन एक्सेप्टेड दैट बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, कमीशन ने, किसने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट जो ये देखो आपके सामने ही है, इसने मान लिया था कि बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, के राज्यों की जो बाउंड्रीज है वो ऐसी बनाई जानी चाहिए कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ स्टेट्स के आधार पर हो।
और 56 में स्टूडेंट्स जब हमारे इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, अब इसके नोट्स मैं आपको भेज दूँगी।